Hello guys, so this is our next topic from economics, that is income and other criteria. So beside incomes, what other factor that need to develop India? There are other factor also. Let's see what are these. देखो, जब हम इंडिविजुअल की एस्पायरेशन और गोल्स को देखते हैं तो हमें सिर्फ यही नहीं लगता कि इनकम इम्पोर्टेंट है, कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम इन द माइंड। हमें ये सारी चीज़ें भी चाहिए इनकम के अलावा। सिमिलरली when we think of a nation or a region, we may beside average income think of equally important attributes as well. So besides incomes, there are other factor as well that are very important for the development. See, अगर आप पर कैपिटा इनकम देखोगे तो पंजाब की 26,000 है 2003 के अनुसार, और केरला की 22,800 है, और बिहार की इतनी है। यहाँ की बिहार की पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड सो लेट अस एग्जामाइन दीज एट्रीब्यूट एज वेल। आपने देखा होगा कि अगर एवरेज इनकम हम पंजाब, केरला और बिहार की फिगर आउट करते हैं तो जो नेक्स्ट दीज फिगर आर पर कैपिटा नेट स्टैटिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस। तो ये जितने भी हैं ये फ़िलहाल 2002-2003 का जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अनुसार है। रफली अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है और बिहार की है वो सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि पंजाब में रहने वाला जो एक एवरेज आदमी है, एक आदमी है, वो लगभग 26,000 रुपये पर ईयर स्पेंड करता है, और ऑन एन एवरेज जो बिहार का आदमी है वो सिर्फ 5500 रुपये स्पेंड करता है। सो इफ़ पर कैपिटा इनकम अगर हम मेजर लेंगे तो हमें लगेगा कि पंजाब है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और बिहार है बहुत ही ज़्यादा कम डेवलप्ड है। सो नाउ लेट्स टेक सर्टेन अदर डाटा पर्टेनिंग टू दिस गिवन स्टेट एज वेल। कुछ अलग डाटा और हम देखते हैं कि कुछ अलग डाटा क्या हैं इनके। सो सी, पंजाब में अगर हम IMR देखें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 पीपल देखें तो लगभग 49 जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं, और लिटरेसी रेट देखें तो 70% है, और नेट अटेंडेंस रेशो 81। केरला में देखें इसी तरह 11 है, 91 है और 51 है। बिहार में देखें तो ये डाटा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिससे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये वो है जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल से पहले जो बच्चे मर जाते हैं पर 1000, जो उसको बोलते हैं IMR। लिटरेसी रेट क्या है कि सिंपल है, जो आपकी एज है वो 7 साल से ऊपर होनी चाहिए, और आपको बेसिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, जैसे प्लस माइनस, जोड़ घटा गुणा भाग, ये सब आना चाहिए, वो लिटरेसी रेट है। और नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 में जो जितने एज ग्रुप है वो उनका कितना परसेंटेज स्कूल अटेंड कर रहा है, दैट इज़ नेट अटेंडेंस रेशो। तो इसमें हम देखेंगे तो नेट अटेंडेंस रेशो अगर आप देखोगे तो केरला का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, और पंजाब का 81 है और बिहार का 41 है। लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम में अगर हम कंपेयर करें तो पंजाब की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है किससे, केरला से। बट केरला बाकी वेरिएबल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। पंजाब से काफ़ी अच्छा है केरला एज़ कम्पेयर टू पंजाब। सो व्हाट यू सी, you have seen the first column shows that the Kerala out of 100 children only 11 died, but as compared to Punjab it is 49, means 5 times that of Punjab, Kerala। तो ऑन द अदर हैंड अगर पंजाब की पर कैपिटा इनकम हम देखें तो वो ज़्यादा है केरला से। तो जस्ट थिंक दैट how everyone so happy when a child is born. Now try to think that parents of whose children die before even they celebrate their one first birthday. It might be painful. So see, सिंपल है, यहाँ पे ये कहने की बात कर रहा है कि जो पंजाब की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा हाई है केरला की, लेकिन केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, या फिर कोई भी हेल्थ स्टेटस हो, सारी चीज़ अच्छी हैं पंजाब से। तो अब आपको देखना है कि सिर्फ पंजाब ज़्यादा डेवलप है या केरला ज़्यादा डेवलप है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम पाएंगे कि केरला काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू पंजाब, अगर हम इनकम क्राइटेरिया के अलावा कोई दूसरे क्राइटेरिया भी लेते हैं। ओके, सो the problem does not end with the infant mortality rate. The last column shows that half of the children do not go to the school even in Bihar.
बिहार में आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इफ़ यू वर टू स्कूल इन बिहार मोर देन ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग। अगर आप बिहार में होते तो ज़्यादातर आप क्लास आप मिस करते। इसका मतलब क्या है, इफ़ दिस हैड हैपन टू यू वुड यू रियली एबल टू रीड वॉट यूर रीडिंग नाउ। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप अभी ये जो पढ़ पाते जो अभी आप पढ़ रहे हो। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न इन द स्टेट दैट हाउ दे आर अनइक्वल in terms of many things or many indicators. So let's talk about some public facilities. So how is that the average person in Punjab has more income than that of average Kerala but lags behind in crucial areas. पंजाब की इनकम है वो केरला से ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल एरिया ऐसे हैं जिसमें पंजाब लैग करता है। उसका रीज़न क्या है? द मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। जो आपके जेब में जो पैसा है वो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को खरीद पाए। सो इनकम इन इट सेल्फ इज़ नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर। इनकम अपने आप में कंप्लीट एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि more or less here are the examples that what money cannot buy. Money cannot buy a pollution free environment. Money pollution फिर वही environment नहीं दिला सकता। एंड अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट ए कम्युनिटी दैट हैज़ ऑलरेडी ऑल दिस थिंग्स, जब तक आप उसमें जब तक शिफ्ट नहीं होते। दिस इज़ फॉर एग्जांपल दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उन पैसों से आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। एंड मनी मे नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप इन्फेक्शन से बच जाओगे। सी द एग्जाम्पल ऑफ कोरोना इज़ अफेक्टिंग एवरीबॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिच एंड पुअर। सो और जब तक कि अगर कम्युनिटी कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले तब तक इनको नहीं बचाया जा सकता। सो मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ इज़ द बेस्ट वे एंड द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। तो हमें गुड एंड सर्विसेज कलेक्टिवली प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो एंड what does this mean and what is security and all of these we need to understand. What if no one other than you is in village and located is interested in studying. क्या होगा जब आपके गांव में या फिर आपके लोकेलिटी में कोई भी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ना ले जितना आप ले रहे हो? वुड यू एबल टू स्टडी? नॉट लेस अनलेस योर पेरेंट कुड अफोर्ड टू सेंड यू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। आप तब तक अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक आपके पेरेंट्स आपको प्राइवेट स्कूल में ना भेजें। सो यू एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज देर आर मैनी अदर चिल्ड्रन हु वांट टू स्टडी एंड बिलीव दैट गवर्नमेंट schools are open and provide other facilities as well, so every children gets chance to study there. See, so in many areas children, like particularly girls, are not even able to achieve the higher secondary schooling because the government does not have adequate facilities, and even our society does not have adequate facility regarding the girls. So it is the girl child that suffer the most. So let's move to the next chapter, next topic, that Kerala has low infant mortality rate because it has adequate provision of health and educational facility. केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो पीडीएस सिस्टम जो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर पीडीएस शॉप मतलब जो राशन शॉप होती है कई जगह पे वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और जब तक लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा नहीं होगा दे विल नॉट फील बेटर. So now you can think over the other aspect as well, that income is not only an important criteria, it not a sufficient criteria to measure the development, but there are other aspects as well besides income. So try to complete these tables and let me know if you get any problems. See, here are two concepts. The one concept is of BMI and another concept is HDI. So let's understand BMI. तो BMI क्या होता है? देखो, बॉडी मास इंडेक्स होता है. तो BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप जो पर्सन का वेट है उसको केजी में लो और हाइट है उसको हाइट को मीटर्स में लो. तो मास आपने लेना है, बॉडी का वेट लेना है वो केजी में लेना है, और बाद में जो हाइट है हाइट का आपने स्क्वायर करना है. इस तरह से आप अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हो. तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? अगर बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 25 आता है इसका मतलब क्या है? आप ओवरवेट हो. लेकिन क्या इंडिया में सबका ओवरवेट है? नहीं, क्योंकि हर स्टूडेंट का वेट अलग है, हर लोगों की चीज़ें अलग हैं. एंड ट्राई टू कैलकुलेट यूर BMI कि व्हाट इज़ यूर BMI. आपने अपने वेट को आपकी हाइट के स्क्वायर से करना है. फाइंड आउट दैट यू आर ओवरवेट और नॉट. इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका BMI बहुत ही ज़्यादा कम है.
दे आर सफरिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन एज वेल। दूसरा एक एस्पेक्ट है एसडीआई। देखो एसडीआई के कंसेप्ट को समझो। एसडीआई के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या? लाए। लाए यानी आपकी एल से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आई फॉर इनकम एंड ई फॉर आपका एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेज़र करनी पड़ती हैं। उसके बाद एक डाटा निकल के आता है एसडीआई, और फिर इन डाटा के हिसाब से हर कंट्री को एक रैंक दी जाती है कि ये कंट्री यहाँ होता है। तो इन टर्म्स ऑफ एसडीआई इंडिया को अभी काफ़ी कुछ करना है, क्योंकि इंडिया के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है तो हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसी करनी पड़ेंगी। इनकम बढ़ानी है तो हमने जॉब और नए नए स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। एजुकेशन बढ़ाना है तो हमें हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल और एक्सपेंड करने पड़ेंगे और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। और एक बात याद रखना, एसडीआई कौन निकालता है? यूएनडीपी। एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखना इसको, एसडीआई। कई बार क्वेश्चन में आता है, याद रखना कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम और एजुकेशनल। और कौन करता है पब्लिश? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, द ह्यूमन डेवलपमेंट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। सो यहाँ पे देखो कुछ डाटा दिया हुआ है कि इंडिया की कंट्री उसके रिगार्डिंग में। अगर श्रीलंका की पर कैपिटल इनकम देखें तो 4,390 है, एक्सपेक्टेंसी देखें तो 74 है, लिटरेसी रेट देखें तो 91 है, और ग्रोस इनरोलमेंट लेवल देखें यानी स्कूल में कितने बच्चे जाते हैं 69 है, और एसडीआई रैंक देखें तो 93 है। इंडिया का 126 है, इवन हम श्रीलंका से भी पिछड़े हुए हैं 126, और दिस इज़ 93। काफ़ी पीछे हैं हम एसडीआई में। सो वी नीड टू इम्प्रूव अवर थिंग्स वेरी फास्टली। सो ये मैं डाटा ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, कौन कौन से डाटा हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो यानी आपकी एजुकेशन, और आपकी इनकम यानी पर कैपिटा इनकम। सो isn't it surprising that our country neighborhood like Sri Lanka is much ahead of India, which beside the respect that India has a very in comparison of Sri Lanka, India is very good, but despite we have a very poor SDI. और नेपाल की जो पर कैपिटा इनकम है वो आधी है किससे? इंडिया से, लेकिन उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिटरेसी रेट है, हम उससे भी पीछे हैं। सो देर आर मैनी सजेशन दैट वी नीड टू कैलकुलेट एसडीआई. Mainly new component have been added to human development report, but prefixing human to development, it has made very clear that what is important in development is what is happening to the citizen of the country. तो किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उसके ह्यूमन पहले आने चाहिए, बाद में डेवलप आना चाहिए। मतलब अगर आप ह्यूमन को डेवलप करोगे तभी आपका रियल डेवलपमेंट होगा। आपने इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास में, पीपल एज ए रिसोर्स। सो इट इज़ द पीपल हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर यू, बिकॉज बिना आदमी के या बिना लोगों के कोई भी रिसोर्स होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लैंड इज़ ए रिसोर्स, बट लैंड इन इट सेल्फ इज़ नॉट ए रिसोर्स। जब तक ह्यूमन बींग उस पर काम नहीं करेगा वो रिसोर्स नहीं होगा, उस पर खेती नहीं हो सकती अगर ह्यूमन बींग काम नहीं करता है तो, राइट। So what we need to do, we need to invest heavily in health and education of the people if we want a development in the real sense. Okay, the next topic is the sustainability of the development. Sustainability of the development क्या होती है? देखो किसी भी कंट्री में आप डेवलपमेंट कैसे भी हो सकता है और किस तरह से भी हो सकता है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट काफ़ी समय समय पर वार्निंग देते आए हुए हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ज्योग्राफी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपने ऐसी डेवलपमेंट करनी है विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, और आपकी प्रजेंट जनरेशन है उसकी नीड भी पूरी हो जाए और आप फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी ध्यान में रखो। तो इस तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ग्राउंड वाटर का। साइंटिस्ट की जो रिसर्च स्टडी है वो देती है, वो फाइंड आउट करती है कि इंडिया के लगभग जो 300 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो 4 मीटर कम हो गया है पिछले 20 साल में, और मतलब नियरली 1/3 कंट्री है वो ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कर रही है। और इन अनदर 25 ईयर 60% ऑफ द कंट्री क्या है यही कर रही होगी। और ग्राउंड वाटर से क्या है, कम जैसे ग्राउंड वाटर है पहले यहाँ पानी होता था अब यहाँ चला गया, तो वाटर टेबल धीरे धीरे नीचे जा रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि पंजाब, यूपी और हरियाणा में ग्राउंड वाटर की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। और ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एग्रीकल्चर सफ़र करेगा, इवन हमारे लिए अच्छा ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं बचेगा। सो वी नीड टू कंजर्व दिस ग्राउंड वाटर, एंड
हमें इसका बहुत ही ऑप्टिमली यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ही हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वी विल सफ़र लॉट। ओके, सो यू हैव सीन दैट ग्राउंड वाटर इज़ एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये नेचर ही रिप्लेनिश करती है, क्रॉप और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ग्राउंड वाटर को जल्दी जल्दी ओवर यूज़ कर लिया तो जितनी रेन नहीं होती आजकल, रेन का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा इरेटिक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा रेन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो ग्राउंड वाटर उतनी जल्दी रिचार्ज नहीं हो पाता है, लेकिन आप उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो ज़्यादा। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, वो होते हैं जो थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे। देखो, ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, दोबारा रिप्लेनिश हो जाता है, लेकिन वो प्योर वाटर है, लेकिन जब आप उसको ख़राब कर दोगे तो वो वेस्ट वाटर हो जाएगा। ऐसे तो धरती पे 70% हिस्से पे पानी ही पानी है, फिर भी वाटर की कमी है। क्यों? क्योंकि वो वाटर दैट इज़ अनफिट फॉर यूज़, वो यूज़ के लिए परफेक्ट नहीं है। सो वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज इफ़ वी वांट डेवलपमेंट इन राइट सेंस। देखो, जैसे धीरे धीरे और भी हैं, इनका एक्जुएशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल देखो, मिडल ईस्ट में जो पहले बिलियन टन 89, नंबर ऑफ रिजर्व विल लास्ट 93। तो ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो रिजर्व हैं क्रूड ऑयल्स के वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रूड ऑयल तो आपको पता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, अगर आप उसको बहुत ही जल्दी यूज़ करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, इंपोर्ट करता है बाहर दूसरे देशों से, और इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हो जाएगा, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा भी देना पड़ता है। हमारा बहुत ज़्यादा जो फॉरेन रिजर्व है वो ऑयल ख़रीदने में ही चला जाता है। तो हमें इसका बहुत हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। और जिस भी कंट्री को कुछ भी करना है, जैसे यूएसए है, तो उसने जितने भी विच हैव लो रिजर्व है बट हैंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर। तो ऑयल एंड मिलिट्री, अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के थ्रू वो यूएसए ने तो लगभग इतना स्टोर कर लिया है ऑयल का कि उनको 20 साल तक ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक तो ऑयल को वो डिग्रेड कर रहे हैं, दूसरा वो शेल गैस पे टर्न हो गए हैं, यानी अब उनका देश है वो शेल गैस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजर्व भी हैं। सो यू नो दैट क्रूड ऑयल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एनी कंट्री। एंड इफ़ इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल अगर इंडिया को इम्पोर्ट करना है तो हमारी कंट्री को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती हैं। हमारा जो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्ट बिल है वो क्रूड ऑयल खरीदने में भी जाता है। And so you need to understand the consequences of environmental degradation does not know any national boundary or state boundary। environmental degradation करता है वो किसी नेशनल और स्टेट बाउंड्री को नहीं जानता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी सी लेवल बढ़ता है तो वो हर किसी कंट्री को इफ़ेक्ट करता है, यानी हर कोई कंट्री दूसरे कंट्री से लिंक्ड है। सपोज़ करो अगर ऑस्ट्रेलिया में जैसे अभी थोड़े दिन पहले फॉरेस्ट फायर हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया को हैम्पर करेगा, वो पूरे इकोलॉजी को हैम्पर करता है। क्यों? उसकी वजह से क्या CO2 गैस रिलीज हुई है, जिसके कारण क्या है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर से हमारे ग्लेशियर मेल्ट होंगे और सी लेवल राइज होगा, जिसकी वजह से एक देश में अगर कुछ भी होता है तो वो हर किसी को अफेक्ट करता है। दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज सेइंग the consequences of environmental degradation do not respect national or state boundary। So we need to work on these aspects as well। Means if the development or progress is perennial, or what we need to debate that what our development may constituent and how we should do our development। किस तरह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए, एज वेल एज प्रेजेंट जनरेशन की नीड में ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेंगे। सो दिस इज़ ए एक्सरसाइज, attempt this exercise and try to make notes of this chapter, and in case if you get any problem let me know, I'll tell you। Okay, so this is your chapter, and in the second chapter we'll discuss the sector of Indian economy। Till then you enjoy your chapter and let me know if you have any problem। Thank you very much, have a good day।